जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम जानेंगे व्यवसायिक शिक्षा के अभिकरण। इसके पहले हमने व्यवसायिक शिक्षा को जाना, व्यवसायिक शिक्षा के महत्व, लाभ और सीमाएं को जाना। उसके पश्चात हमने जाना कि व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इनको हमने जाना। तो आज जानते हैं व्यवसायिक शिक्षा के अभिकरण। तो व्यवसायिक शिक्षा के राज्य और केंद्र स्तर पर अनेक प्रकार के उनके अभिकरण अर्थात एजेंसी हैं, है ना। उन्हीं के द्वारा व्यवसायिक शिक्षा को एक नई दिशा और गति प्रदान की जाती है कि व्यवसायिक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कार्यक्रम संचालन करना है, किस प्रकार की परीक्षा की योजनाएं होंगी, किस प्रकार जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और अखिल भारतीय परिषद में प्रतियोगिता में भेजा जाए। इस प्रकार की अनेक प्रकार की योजनाएं होती है ना। तो वो केंद्र और राज्य स्तर की जो एजेंसी है वो सब उन कार्यों को करती है और व्यवसायिक शिक्षा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो आइए जानते हैं पहला, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, इनको अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, शॉर्टकट में कहा जाता है NCVT। आपने नाम सुना होगा कि कोई कॉलेज है या ITI संस्था है वो NCVT से मान्यता प्राप्त है और कोई संस्था या कॉलेज है वो SCVT से मान्यता प्राप्त है, ऐसा आपने सुना होगा। तो इस प्रकार इसका पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह व्यवसायिक शिक्षा में एक प्रकार से ट्रेनिंग देने का कार्य करता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सन 1950 में, कब? सन 1950 में प्राविधिक ढंग से भारत के लोगों को प्रशिक्षित करने की एक अनुशंसा जाहिर हुई। इसी क्रम में सन 1956 में 21 अगस्त 1956 में इसका निर्माण हुआ। किसके माध्यम से? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुशंसा पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद की अनुशंसा पर श्रम मंत्रालय के अधीन एक नए संस्था का गठन हुआ, निर्माण हुआ, उसको कहा जाता है राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, एक बार और, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुशंसा पर, या कह सकते हैं कि भारत सरकार को दिए सुझाव के आधार पर श्रम मंत्रालय के अधीन 21 अगस्त सन 1956 में एक ऐसे सरकारी संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। इसका उद्देश्य है समय समय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण के संबंध में परामर्श देना। अब देखिए, इसका एक उद्देश्य है कि समय समय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण के संबंध में परामर्श देना। अब आइए देखते हैं इनके कार्य। तो इनके कार्य है, पहले तो परीक्षाओं का अच्छे ढंग से संचालन करना, महाविद्यालय या विद्यालय में साज सामान और कक्षों की व्यवस्था इत्यादि पर कार्य करना, साथ ही साथ और प्रशिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जाए इस पर कार्य करना, साथ ही साथ भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप यह कार्य करती है और व्यवसायिक शिक्षा को और अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह केंद्र स्तर पर यह कार्य करती है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर यह जो संस्था है, कौन सी संस्था? राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। यह संस्था केंद्र स्तर पर कार्य करती है और व्यवसायिक नए नए मॉडल प्रस्तुत करती है और अनेक प्रकार के और संभावित कोर्सों के बारे में, विभिन्न कोर्सों के बारे में या अलग अलग कोर्सों के बारे में नए नए सुझाव देती है और उनका संचालन का काम भी यह करती है। तो यह हो गया आपका राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो यह करता है व्यवसायिक शिक्षा के बारे में। आइए चलते हैं नेक्स्ट।
आइए दूसरा देखते हैं, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। नाम से स्पष्ट है ना, राज्य स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको एक शॉर्टकट में कहा जाता है SCVT। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर अनेक राज्य हैं, है ना। इनके कारण, भारत की विशालता और राज्यों की अधिकता के कारण राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसीलिए सन 1956 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थापना, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई और यह महानिदेशालय के अधीन काम करती है। ठीक है, महानिदेशालय के अधीन काम करती है। एक बार और, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की स्थापना महानिदेशालय के अधीन काम करती है और इनकी स्थापना सन 1956 में हुई। ठीक है, आइए इनकी प्रमुख कार्य क्या क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य यह है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। दूसरा है जो व्यवसाय से संबंधित जितनी भी मशीनों की आवश्यकता होगी उनकी उपलब्धता कराना। नेक्स्ट है प्रभावी अर्थात प्रशिक्षण संबंधी नीति अपनाना या नीति बनाना और उनको क्रियान्वित करना। साथ ही साथ कहा गया है समय समय पर निरीक्षण व प्रशिक्षण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना और साथ ही साथ प्रशिक्षण में हो रही जो भी सुधार है उनको लागू करना और स्टेट जो अखिल भारतीय काउंसिल प्रतियोगिता में होनहार बच्चों को भेजना। तो ये इनके कार्य हैं। कौन कौन से कार्य का? पाठ्यक्रम को निर्धारण करना, मशीनों का वो करना, क्या बोलते हैं, निर्माण करना और भेजना, प्रशिक्षण नीति अपनाना और सुधार करना, साथ ही साथ जो होनहार बच्चे हैं उसको अखिल भारतीय काउंसिल प्रतियोगिता की परीक्षा में भेजना। तो ये सब क्या है? राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के कार्य है। इस प्रकार यह कार्य करती है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCVT इसके अधीन कार्य करती है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अधीन कार्य करती है। यहाँ से जो निर्देश आता है उन निर्देशों का यह पालन करती है और पालन करके वह जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर निर्देशों को भेजती है। इस प्रकार यह हो गया राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCVT। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए तीसरा जानते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल अर्थात तकनीकी एजुकेशन, यहाँ पर कहा है ना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, इनका पूरा नाम यह होता है। ठीक है, और यह केंद्र स्तर पर कार्य करती है, केंद्र स्तर पर कार्य करती है। अधिकतर क्या होता है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इस जो तकनीकी कोर्स का संचालन किया जाता है। ठीक है, तकनीकी कोर्स का संचालन करने के पश्चात यह जो होता है जितने भी तकनीकी कोर्स से संबंधित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यही से मान्यता प्राप्त करती है। कहाँ से? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यहाँ से क्या करती है? मान्यता प्रदान करती है और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मान्यता प्रदान करती है और अनेक प्रकार के कोर्सों का संचालन कराती है। साथ ही साथ यह केंद्र सरकार के निर्देशों पर कार्य करती है और यह कहें कि 12वीं कक्षा के पश्चात जितने भी स्नातकीय या स्नातकोत्तरीय तकनीकी कोर्स है ना, वह यह जो परिषद है वह संचालन करती है और बच्चे इस कोर्स को परीक्षा दिला करके स्नातक की कोर्स प्राप्त कर लेते हैं या स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यह हो गया अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अर्थात किसी न किसी टेक्निकल क्षेत्र में वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है। ये हो गया आपका अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आइए चलते हैं
नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा परिषद, है ना, भारतीय चिकित्सा परिषद अर्थात इंडियन या कहे इंडिया मेडिकल काउंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह भारतीय चिकित्सा परिषद जो चिकित्सा के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण के मौके उपलब्ध कराया जाता है और उसके पाठ्यक्रम में सुधार संबंधी सुझाव भी देता है, और साथ ही साथ अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों से इनसे मान्यता लेनी पड़ती है, अर्थात मान्यता लेनी पड़ती है। और यह एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा इस संस्था से अर्थात भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता लेकर के वह व्यवसायिक कोर्सों का संचालन अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कराती है। आपने नाम सुना होगा SCVT, और जितने भी जो हमारे श्याम शिक्षा महाविद्यालय के जो प्रांगण है उसमें एक और कॉलेज है श्री बालाजी कॉलेज, जहां पर डी फार्मा कोर्स संचालित है, वह SCVT से मान्यता प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार ये जो SCVT है वह भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है, और इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो इस क्षेत्र में छात्र हैं, है ना, जो डॉक्टर या कुछ बनना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण मुहैया उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ अनेक प्रकार की और नए नए अवसर जिनसे छात्रों को कुछ नया सीखने में, कुछ करने में सहायता मिल सके, उनके मौके उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के संसाधन, किट, सामग्री, ये सब यहाँ से मतलब क्या किया जाता है, उपलब्ध कराने हेतु तो प्रयास किया जाता है, और सुझाव भी दिया जाता है कि किस प्रकार के परीक्षा निर्धारित किया जाए, किस प्रकार से पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। उसमें यह सुझाव देता है, और यह किस स्तर पर सुझाव देता है, केंद्र स्तर पर देता है, और प्रत्येक राज्यों में जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, वह इनके निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये हो गया आपका भारतीय चिकित्सा परिषद। आइए चलते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों को किस प्रकार की क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाए, उन पर यह बात करती है। यह यह राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण संबंधी मानक, है ना, मानदंड उपलब्ध कराती है, और महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों को इनके निर्देशों का पालन करना होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण के पूर्व अनेक प्रकार के निर्देश यहाँ से दिए जाते हैं, और उन निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कार्य करती है कि जो सेवा पूर्व शिक्षक है या जो सेवारत शिक्षक है उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार की प्रशिक्षण दी जाए, ताकि शिक्षा और अच्छे से चल सके, शिक्षा को और प्रभावी बना सके, है ना। और इनके बिना अगर ये किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पर प्रतिबंध लगा दे, है ना, तो उनका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय बंद भी हो सकता है, उनको स्वीकृति नहीं मिल सकती। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यह कार्य करती है कि यह अध्यापकों के प्रशिक्षण संबंधी नियम, ठीक है, कैसे प्रशिक्षण उनको दिया जाए, किस प्रकार के प्रशिक्षण दे करके वह छात्रों को, जो शिक्षक है वो छात्रों को किस प्रकार पढ़ाए, इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में NCTE, नाम सुने होंगे, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यह जो परिषद है अध्यापकों के लिए होता है, खास करके देखा जाए यूनिवर्सिटी और आपका महाविद्यालय, उनको यह एक प्रकार से निर्देश दिया जाता है कि अध्यापकों के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम को कैसे नियोजित किया जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस पर अपना सुझाव देती है। और इन सुझावों को जितने भी विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उनको मानना होना अनिवार्य होता है। ठीक है, उनको मानना अनिवार्य होता है, और उन्हीं निर्देशों का पालन ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय
करती है और क्या करती है, या जो महाविद्यालय है वहाँ पर अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। ये हो गया आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अंग्रेजी बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आइए चलते हैं भारतीय नर्सिंग परिषद। आइए इस परिषद के बारे में जानते हैं। यह परिषद नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है। इसका कार्य भी अन्य परिषदों की भांति मानक निर्धारित करना एवं संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है इसका कार्य यह है कि मानक निर्धारित करना और संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना। इसके अलावा और भी है परिषद, फार्मेसी परिषद इत्यादि व्यवसायिक शिक्षा के में कार्य कर रही है। तो इन सब के अलावा और भी है फार्मेसी परिषद। तो यहाँ व्यवसायिक शिक्षा, हम बात कर रहे हैं व्यवसायिक शिक्षा की जो अभिकरण है ना, कहने का पर्याय है कि जितनी भी संस्थाएं हैं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, नए नए सुझाव दे रही है, कैसे व्यवसायिक शिक्षा को और आगे ले जाना है ना, किस प्रकार यह मान्यता दे रही है कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, है। तो इस प्रकार ये सब व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है और छात्रों को व्यवसायिक कोर्स उपलब्ध कराती है। ये हो गया आपका व्यवसायिक शिक्षा के अभिकरण। इस प्रकार व्यवसायिक शिक्षा की ये एजेंसी है और इन्हीं से अनेक विश्वविद्यालय और कॉलेज मान्यता लिए होते हैं और उसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर के विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं, आइए चलते हैं व्यवसायिक शिक्षा और उदार शिक्षा में अंतर। अर्थात व्यवसायिक शिक्षा और उदार शिक्षा में क्या अंतर है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। ये व्यवसायिक शिक्षा का पार्ट है और ये उदार शिक्षा का भाग है। तो देखते हैं व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं उसको कृषि, पशुपालन, शिल्प इत्यादि क्षेत्रों में व्यवसाय प्राप्त होता है। कृषि, पशुपालन, शिल्प इत्यादि क्षेत्रों में व्यवसाय प्राप्त होता है। अब उदारवादी शिक्षा में देखिए या उदार शिक्षा में देखिए तो इनके अंतर्गत कला, साहित्य, संगीत, राजनीति इत्यादि से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें उदारवादी शिक्षा में या उदार शिक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं व्यवसायिक शिक्षा। यहाँ पर कहा है व्यवसायिक शिक्षा से व्यवसायिक कौशल प्राप्त होती है, अर्थात व्यवसायिक कुशलता प्राप्त होती है। लेकिन उदार शिक्षा में देखें तो बालक या व्यक्ति के अंदर नैतिकता आती है, सामाजिक गुणों पर बल दिया जाता है। अब यहाँ किसमें दिया जाता है, व्यवसायिक कौशल पर बल दिया जाता है व्यवसायिक शिक्षा में, और उदार शिक्षा में नैतिक और सामाजिक गुणों पर बल दिया जाता है। तीसरा देखते हैं व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो व्यक्ति व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करता है उनको जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है, अर्थात जीवन जीने में सहायता मिलती है। वह व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके कोई भी कार्य कर सकता है जो जिस क्षेत्र में उन्होंने व्यवसाय किया हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं उदारवादी शिक्षा में देखते हैं मानव संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा होती है, ठीक है। मानव जब उदारवादी शिक्षा प्राप्त करता है या उदार शिक्षा प्राप्त करता है तो मानव संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करता है। एक प्रकार से देखें तो उनकी संस्कृति क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, उनका पुराना इतिहास क्या है, इस प्रकार से उनकी रक्षा होती है। आइए देखते हैं व्यवसायिक शिक्षा में कुछ चुनिंदा लोग, व्यवसायिक शिक्षा में कुछ चुनिंदा लोग क्या करते हैं, आते हैं या प्रवेश लेते हैं, लेकिन उदार शिक्षा में अधिकांश लोग प्रवेश लेते हैं, ठीक है। अधिकांश लोग उसको करते हैं और व्यवसायिक शिक्षा में कुछ चुनिंदा लोग ही आते हैं। नेक्स्ट आइए आर्थिक विकास। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है, व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है
और उदार शिक्षा में व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास होता है, उनके अंदर अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समावेश होता है, जैसे कि कला, साहित्य, संगीत, इनके अलावा सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे या अन्य सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं, है ना, उन गुणों का विकास होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर व्यवसायिक शिक्षा 6 माह से 5 वर्ष तक संपन्न होती है। यह 6 माह से 5 वर्ष के बीच संपन्न हो जाती है। लेकिन वही उदार शिक्षा की बात करें तो 5 से 10 वर्ष लगता है या इससे अधिक भी लग सकता है। ठीक है, जो उदार शिक्षा है 5 से 10 वर्ष या इससे अधिक भी लग सकता है। आइए देखते हैं, व्यवसायिक शिक्षा परिवार के द्वारा भी दी जाती है। जैसे किसी का व्यवसायिक शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती है, किसी के पिताजी मान के चलिए लोहार है, सुनार है ना, तो वह क्या होता है, वह लोहार का कार्य करते करते बालक लोहार वाला काम सीख जाता है, सुनार वाला काम सीख जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा परिवार से भी दी जाती है और उदार वाली शिक्षा है ना औपचारिक विद्यालयों में दी जाती है। उदार शिक्षा औपचारिक विद्यालय में दी जाती है, जहाँ विद्यालय होते हैं 1 से लेकर के 12 तक, ये महाविद्यालय, वहाँ भी मतलब औपचारिक शिक्षा दी जाती है या कहें उदार शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसायिक शिक्षा से व्यक्ति कुशल कारीगर बनते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुशलता आती है, कारीगरी आती है और एक प्रकार से देखिए दक्षता प्राप्त करते हैं। लेकिन उदार शिक्षा की बात करें तो इसमें विद्वान, नेतृत्वकर्ता, है ना, दार्शनिक इत्यादि बनते हैं। इससे उदार शिक्षा से। अब देखते हैं, व्यवसायिक शिक्षा एक पक्षी होता है और उदार शिक्षा बहुपक्षी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कहा जाए व्यवसायिक शिक्षा एक पक्षी होता है, किसी निश्चित व्यवसाय में हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं और उस व्यवसाय को ग्रहण करते हैं। लेकिन उदार शिक्षा ऐसा होता है जो बहुपक्षी होता है, अर्थात बहुत सारे कोर्स करते हैं, बहुत सारे हम बन भी सकते हैं, जैसे कि विद्वान, नेतृत्व, दार्शनिक इत्यादि इत्यादि हो सकता है। तो ये हो गया आपका व्यवसायिक शिक्षा और उदार शिक्षा में अंतर। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा और उदार शिक्षा में अंतर। हम दूसरे दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।